हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग अरबिक रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट रिस्पायरेशन, जिसमें हमने अनअरबिक रिस्पायरेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अरबिक रिस्पायरेशन। तो शुरू करते हैं अरबिक रिस्पायरेशन। तो अरबिक जैसा कि नाम से क्लियर बा का क्लियर है। अरबिक जैसा कि अनअरबिक में आपको बताया गया था कि जब रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, मतलब व्हेन रिस्पायरेशन अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द अनअरबिक रिस्पायरेशन। और यदि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तब ऐसे रिस्पायरेशन को हम अरबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। यदि हम अनअरबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में अरबिक की बात करें, तो अरबिक रिस्पायरेशन यह एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, क्योंकि कई तरह के साइकिल या कई तरह के रिएक्शंस इसमें होते हैं। लेकिन अनअरबिक रिस्पायरेशन एक सिंपल प्रोसेस है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। तो हम जान सकते हैं कि अरबिक रिस्पायरेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जबकि अनअरबिक रिस्पायरेशन एक सिंपल प्रोसेस है। तो अनअरबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ता है। तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो अब हम कह सकते हैं यदि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे रिस्पायरेशन को हम अरबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और यदि इस ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, ऐसे रिस्पायरेशन को हम अनअरबिक कहते हैं। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं, रिस्पायरेशन होता है मतलब जो है सेलुलर रिस्पायरेशन या ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अनअरबिक में आपको बताया गया था, अनअरबिक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अरबिक रिस्पायरेशन में ये तो श्योर है, ये पक्का पक्का है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं अरबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। यदि एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। अब जरा देखिएगा आप लोग, ग्लूकोजवा में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो 6 का 6 कार्बन वहां बाहर आएगा। तो इसी कारण से हम कहते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर 6 CO2 रिलीज होता है। अब आगे हम बात की जाए तो फूड हम कह सकते हैं ग्लूकोज। तो जिस भी सबस्ट्रेट या रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का अरबिक रिस्पायरेशन होगा, तो वह पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर कंप्लीट फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। लेकिन अनअरबिक रिस्पायरेशन में फूड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता था। अरबिक रिस्पायरेशन में पूरी तरह से जितना ग्लूकोज जाएगा पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होगा। इसीलिए आपको बताया गया था कि अनअरबिक रिस्पायरेशन के दौरान कम एटीपी बनता है, रिलीज होता है, लेकिन अरबिक रिस्पायरेशन में ज्यादा एटीपी रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा है ना फूड या ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। अब बात आती है अरबिक रिस्पायरेशन होता कहाँ है। अनअरबिक रिस्पायरेशन आपको बताया गया था साइटोप्लाज्म में होता है। तो अरबिक रिस्पायरेशन कहाँ होगा? हम कह सकते हैं साइट ऑफ अरबिक रिस्पायरेशन इज द, तो हम कह सकते हैं इसका कुछ स्टेज साइटोप्लाज्म में होगा और कुछ स्टेज माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। कहने का मतलब कुछ स्टेजेस इसके सेल के साइटोप्लाज्म में होंगे और कुछ स्टेजेस माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे। अब आगे हम बात करते हैं अरबिक रिस्पायरेशन के दौरान कितना एनर्जी रिलीज्ड होता है। तो आप कह सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज तो है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मोर अमाउंट, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। लेकिन अनअरबिक रिस्पायरेशन में लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता था, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता था। आगे हम बात करते हैं अरबिक रिस्पायरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं।
तो एरबिक रिस्पायरेशन में इन जनरल 3 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, और तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें टोटल 3 स्टेप्स आएंगे एरबिक रिस्पायरेशन के दौरान। ये 3 स्टेप्स आएंगे, ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा और क्रेब्स साइकिल होगा। एरबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कितना किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है, तो हम जानते हैं, ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन पर 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं टोटल फॉर्म्ड एनर्जी। तो टोटल फॉर्म्ड, तो पूरे एरबिक रिस्पायरेशन में टोटल कितना एटीपी बनता है, तो हम कह सकते हैं। तो टोटल एटीपी अगर हम काउंट करेंगे, आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, टोटल की बात करेंगे, 40 एटीपी बनता है। टोटल 40 एटीपी बनेगा। NADPH2 या FADH2 और GTP को कन्वर्ट करके एटीपी में हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो टोटल 40 एटीपी बनेगा। इस 40 एटीपी में खर्चा कितना होगा? टोटल यूज्ड, तो खर्च कितना किया जाएगा? मात्र 2 खर्चा होगा ना, 2 एटीपी खर्च होगा। बाकी बचेगा कितना? तो 38 एटीपी, 38 एटीपी की बचत होगी। एरबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर नेट गेन एटीपी का कितना होगा? 38 एटीपी। इसको आगे चल करके हम समझेंगे। तो एरबिक रिस्पायरेशन में हम देखते हैं, पूरा एक लेआउट देख लेते हैं, फिर एक एक करके सीखते हैं। तो जैसा कि पूरे एरबिक रिस्पायरेशन की बात हम लोग करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं, मान लेते हैं ये सेल है, ये पूरा का पूरा बॉडी सेल है। इसको मान लेते हैं ये सेल है। तो अब सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये है ग्लूकोज, तो दिस इज द ग्लूकोज। तो यह ग्लूकोज है, और हम जानते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड। तो इस ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड बनेगा। तो यह पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? तो जो है इससे ग्लूकोज से जो है क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। तो इस पायरुविक एसिड की अगर हम बात करें, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। इसी स्टेप को हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो उस समय क्या होता है? 2 NADH2 बनता है, 2 NADH2 बनता है, और क्या बनता है? 2 ATP बनता है। फिर क्या बनेगा? 2 ATP बनता है, 2 ATP। इस तरह से टोटल 10 ATP बनता है। ये गेन होता है। और खर्च कितना होता है? तो हम कह सकते हैं खर्च कितना होता है? 2 ATP का लॉस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का लॉस हो रहा है। तो 6 NADH2 का मतलब होगा 6 ATP, 2 ATP मतलब 8 ATP, 2 ATP मतलब जो है 10 ATP। तो 10 ATP में या 2 ATP खर्च हो जाता है। तो नेट गेन, तो ग्लाइकोलिसिस के अगर हम नेट गेन की बात करें, तो नेट गेन की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है? तो आप कह सकते हैं टोटल 8 ATP की बचत हुई। यहाँ पे टोटल 8 ATP की बचत हुई है। तो इसी स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस। और यदि हम इस ग्लाइकोलिसिस की बात करें, यह ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे ऑपरेट होगा या कहाँ पे चलेगा, तो हम कह सकते हैं ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में यह ग्लाइकोलिसिस होता है। अब जरा देखिए, तो इस पूरे स्टेप को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट एरबिक रिस्पायरेशन और अनएरबिक रिस्पायरेशन दोनों में होगा, मतलब ये कॉमन पाथवे होगा। अभी इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ये 10 स्टेप का खेल है। तो ये 10 स्टेप का रिएक्शन है।
तो आप कह सकते हैं 10 स्टेप का खेल है, तो 10 स्टेप का रिएक्शन है। तो अब पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये पायरुविक एसिड इंटर कर जाएगा माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, और उस मैट्रिक्स में बनेगा एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। तो यह एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो दीज रिएक्शन इज कॉल्ड एज द लिंक रिएक्शन। इसको हम लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे के नाम से जानते हैं। तो इसको लिंक रिएक्शन कह सकते हैं या हम इसको गेटवे पाथवे के नाम से जानते हैं। तो आगे हम बात करें तो ये लिंक रिएक्शन कहाँ होगा, तो आप कह सकते हैं ये लिंक रिएक्शन कहाँ ऑपरेट होगा, कह सकते हैं माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनने के बाद माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है। अब माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जिसको हम गेटवे पाथवे या लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है, मतलब लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज होगा, आगे चल करके आपको बताया जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर कहां पे इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में। तो अब इसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल। तो हम क्रेब्स साइकिल की बात कर लेते हैं। तो दिस इज द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की बात कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये 4 कार्बन का जो कंपाउंड है, तो 4 कार्बन का कंपाउंड जो है ये 6 कार्बन के कंपाउंड में चेंज होगा। तो ये क्रेब्स साइकिल का 4 कार्बन का कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। और इस 2 कार्बन के कंपाउंड से, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, तो ये इससे रिएक्ट करके एक 6 कार्बन का कंपाउंड बना लेता है। अब इस तरह से 6 कार्बन का कंपाउंड बना, और यहां पर एक 5 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। तो 5 कार्बन का कंपाउंड, मतलब 4 कार्बन से 5 कार्बन, 5 कार्बन से फिर 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला रिएक्ट करेगा 2 कार्बन से, 2 4 2 फिर मिल जाएंगे 6। ये क्रेब्स साइकिल का चक्र है। तो ये क्रेब्स साइकिल है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब जरा देखते हैं कहाँ कहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है और कहाँ कहाँ पे एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे अब जरा आप देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 NAD किस में कन्वर्ट होगा, 2 NADH2। तो 2 NADH2 में यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, 2 NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो इस तरह से 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ रिलीज होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होगा। तो पहली बार 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड बना। अब 6 कार्बन से जब 5 कार्बन बनेगा, 6 कार्बन से जब 5 कार्बन बनेगा, तो 1 कार्बन का लॉस हो रहा है। तो ये साइकिल एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर, तो क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा। तो 2 बार चलेगा तो 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कहने का मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन से 4 कार्बन बन रहा है। तो जब 5 कार्बन से 4 कार्बन बनेगा, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो 2CO2, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रहा है। तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे।
और आप याद रखिएगा जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा वहां एटीपी नहीं बन पाएगा। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे NADH2 कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इस तरह से जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो टोटल 6 बार NADH2 बनेगा, 6 NADH2 बनेगा 2-2 के फॉर्म में। तो आप कर सकते हैं NADH2 2 NADH2 यहाँ बना और 2 NADH2 बना, फिर जो है 2 FADH2 2 FADH2, फिर 2 GTP यहाँ बना और फिर 2 NADH2। तो इस तरह से टोटल क्रेब्स साइकिल में टोटल 6 NADH2 बन रहे हैं। तो हम जो है यही है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में अगर हम NADH2 की बात करें तो टोटल कितना NADH2 बन रहा है? 6, 2 2 4 2 6। तो या इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो टोटल 6 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। 6 NADH2 यहां से मिला क्रेब्स साइकिल से, मतलब 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 6 NADH2 बनेगा, 1 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो कितना 3 NADH2 बनेगा। अब कितना FADH2 बन रहा है? 2 FADH2, मतलब 2 बार चलेगा तो 2 FADH2 बनेगा FADH2, और 2 बार चलेगा तो 2 GTP बनेगा, 2 GTP। तो इस तरह से हम जान सकते हैं टोटल कितना ATP यहाँ हुआ। तो 6 तिरिक 18 ATP और 2 दूना 4, 18 4 22 ATP और 2 GTP इज इक्वल टू 2 ATP। तो मतलब टोटल हम कह सकते हैं ये टोटल कितना ATP बन गया यहाँ पर। टोटल ATP की संख्या हो गई 24 ATP। कहने का मतलब क्रेब्स साइकिल में टोटल 24 ATP का फॉर्मेशन होता है। एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन पर क्रेब्स साइकिल में 24 ATP बनेगा। मतलब एक बार अगर क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 12 ATP बनेगा, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 24 ATP बनेगा। अब जरा देखिएगा 24 ATP हमको कहां से मिल गया? क्रेब्स साइकिल से। और अब जरा देखिए जो है 2 NADH2 मतलब 6 ATP कहां से मिल गया? 6 ATP मिल गया हमको लिंक रिएक्शन से, 24 6 30 ATP। तो आप कर सकते हैं 24 6 30 ATP। तो यहाँ पे आप एक बात देखिएगा, यहाँ पे आप एक बात देखिएगा, तो ग्लाइकोलिसिस से आपको कितना ATP मिला? ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP मिल गया, और लिंक रिएक्शन से कितना ATP मिल गया? 6 ATP मिल गया, और क्रेब्स साइकिल से कितना ATP मिल गया? 24 ATP मिल गया। अब सबको जोड़ल जाई भैया लोग, सबको जोड़ दिहल जाई तो कितना हो जाई? 38 ATP हो गई, है ना? हुआ कि नहीं यार? 38 ATP हो गई। तो 38 ATP का फॉर्मेशन हो गया। कहने का मतलब एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब इसी को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ये तो मैं आपको लेआउट बता दिया, अब एक एक करके हमको पढ़ना है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बनता है, कौन सा एंजाइम कहाँ पे यूज होता है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।